Hello, my dear aspirants of the CDS examinations 2024. Team Nishtha, in association with English Funda, brings you tricks to solve English questions. Now, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें भी क्या करना है? नो एरर बताना है अगर सेंटेंस में एरर नहीं है तो सर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो करना क्या है? सबसे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वो सीख लेना है। आपको दो कॉन्सेप्ट सीखना ही है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी भी सीख सकते हो। मुश्किल से आधे घंटे का टाइम लगेगा, सीख लोगे तो बहुत आसानी के साथ सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस कर पाओगे। सेंटेंस के अंदर दो ही ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस खुद ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसके अंदर छोटे छोटे शब्दों के समूह दो ही होते हैं। एक होता है फ्रेज, एक होता है क्लॉज। ठीक है, क्लॉज को कैसे लिखना चाहिए, फ्रेज को कैसे लिखना चाहिए, ये दोनों का ज्ञान हो तो सेंटेंस करेक्शन तुरंत तुरंत आप सोचो 80% ईजी हो जाता है। रूल्स वगैरह बाद में, 80% सिर्फ ये कॉन्सेप्ट जानने पर आप कर सकते हो। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो जरा आइडिया लगाओ कि फ्रेजेस क्लॉजेस कैसे सीखना चाहिए। ठीक है, संदीप सर से संदीप सर से कांटेक्ट करो, संदीप सर बताएंगे। अगर आपको 10-15 दिन के अंदर में ये फ्रेजेस क्लॉजेस वगैरह सीखना है तो वो भी किया जा सकता है, सर से कांटेक्ट कर लो। ठीक है ना। गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही सेज टू लॉन्ग। ओके, नाउ इसमें कितने क्लॉजेस हैं? सबसे पहले, गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, देयर आर टू क्लॉजेस। दोनों क्लॉज सही है कि नहीं? क्लॉज का मतलब और कुछ नहीं है, कितनी बार सब्जेक्ट दिख रहा है, कितने बार टेंस दिख रहा है। ठीक है, टेंस क्या होता है? वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, सब हर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना ही करना है। सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मैच कराना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लिखना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल लिखना है। तो पहले तो वहीं से शुरू करेंगे, कोई भी करेक्शन होगा तो हम आ जाते हैं। व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, सर ये क्लॉज तो सही है, ही के लिए स्टेज लिखना है, प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, ये तो करेक्ट है। हाँ, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सही है। गेस्ट इज, ये भी सही है सर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है डिटरमाइनर की। जब भी कोई काउंटेबल नाउन लिखते हैं, जब भी कोई काउंटेबल नाउन लिखते हैं तो उसको बिना डिटरमाइनर के नहीं लिखते। आर्टिकल एक डिटरमाइनर है या और कोई दूसरा डिटरमाइनर आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखना पड़ेगा? अ गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। ओके, अ गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही सेज टू लॉन्ग। सर गेस्ट्स आर अनवेलकम लिख सकता हूं, प्लूरल लिख दूं, क्योंकि प्लूरल भी लिखा जा सकता है विदाउट द आर्टिकल, प्लूरल भी लिखा जा सकता है। तो गेस्ट्स आर अनवेलकम कर दूं, कर तो सकते हो, लेकिन यहां मैच नहीं करेगा, फिर यहां मैच नहीं करेगा। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? अ गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, देयरफॉर द एरर इज इन पार्ट ए। ओके, सेकंड वन, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। आपने आर्टिकल को या डिटरमाइनर को रिपीट नहीं किया तो बंदा तो एक ही होता है, एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते एन एप्पल एंड ऑरेंज, ये नहीं बोल सकता। एन एप्पल एंड ऑरेंज का मतलब हो जाएगा कि ऑरेंज ही एप्पल है, एप्पल ही ऑरेंज है, क्योंकि डिटरमाइनर आपने एक ही बार यूज किया। जितनी बार डिटरमाइनर यूज करता हूं उतनी चीजें बढ़ जाती हैं। तो यहां पर मैं कितने लोगों की बात हो रही है? एक ही की बात हो रही है सर। आपने चूंकि हैश लिख रखा है, मतलब माई फ्रेंड, मेरे दोस्त ही मेरा बेनिफैक्टर है, मेरी मदद करता है, मेरा दोस्त ही मेरी मदद भी करता है। तो माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, अगर यहाँ माई को दोबारा लिख दूं तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो दो जगह चेंजेस हो जाएंगे। तो यहां पर मैं माई नहीं करके मैं सिर्फ इतना करूंगा कि भाई माई ब्रांड एंड बेनिफैक्टर एक ही बंदे को दिखा रहा है, तो वर्ब सिंगुलर लिखा हुआ है, सेंटेंस सही है, नो एरर। इसमें पार्ट ए में एरर था, इसमें नो एरर। इसमें आओ 43 में, इधर और ही और आई एम मिस्टेकन, इधर ही और आई एम मिस्टेकन। अब इसमें क्या है? इधर और नीदर नॉर वगैरह कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं सर। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने बोला था ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर मैं, जब कोरिलेटिव कंजंक्शंस आते हैं तो किसके साथ वर्ब को मैच किया जाता है? क्लोजर टू द वर्ब। वर्ब के क्लोज में कौन है? आई। तो आई के साथ एम तो मैच कर ही रहे सर, नो एरर। सर दो सेंटेंस नो एरर हो सकते हैं, 10 सेंटेंस नो एरर हो सकते हैं, नो एरर का ऑप्शन है ना। तो 10 सेंटेंस लगातार नो एरर भी हो सकते हैं। तो ये सब भ्रम में मत फंसना कि लगातार नो एरर कैसे आ सकता है, आ ही सकता है। ठीक है, तो इसमें भी नो एरर है, 43rd में भी नो एरर है। फिर 44th में आते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही करेंगे सबसे पहले, उसके बाद और कोई एरर देखेंगे। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया। वेल, फ्रेजेस और क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था।
इसमें कितने क्लॉज हैं? एक ही है, आर। ठीक है, तो आर के लिए सब्जेक्ट कौन सा है? सब्सटेंसेस है या ईच है? सब्जेक्ट है ईच। कैसे आपको पता है सर? क्योंकि ऑफ दिस सब्सटेंसेस एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेज और क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ओके, ये एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है, सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट है ऑफ का, सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट है ऑफ का। इतनी क्लैरिटी, आप ये नहीं बोल सकते सर ईच के बारे में बात कर रहे हैं, सब्सटेंसेस के बारे में भी तो बात कर रहे हैं। बात करने की बारी आएगी तो बात तो मैं सब्सटेंसेस की भी बात कर रहा हूं, तो वो बात करने वाली बात से बात नहीं बनेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि सब्सटेंसेस सब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। तो सब्जेक्ट कौन सा है? ईच, इसीलिए इस। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ सिंगुलर ही लिखता है, तो एरर किस में है? सी। और ईच ऑफ दिस सब्सटेंसेस बोलेंगे या सब्सटेंस बोलेंगे? हम पदार्थों में से हर एक बोलेंगे या पदार्थ से हर एक? पदार्थों में से हर एक ना। ओके, ऑफ दीज सब्सटेंसेस, पदार्थों में से हर एक, ईच का मतलब हर एक। ओके, याद रखना, गलत गलत मत करना। वन ऑफ दीज बॉयज या वन ऑफ दिस बॉय? वन ऑफ दीज बॉयज, लड़कों में से, इन लड़कों में से हर एक। वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ द बॉय? वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, याद रखना। ठीक है, सो यहां पर में सी में एरर है। 45th में देखते हैं, हु डू यू विश टू सी? हु डू यू विश टू सी, किससे मिलना चाहते हैं? किसको मिलना चाहिए? हिंदी, किससे मिलना चाहते हैं, किसको मिलना चाहते हैं? मतलब ये तो कौन है सर? कौन से मिलना चाहते हैं या किससे मिलना चाहते हैं? किससे मिलना चाहते हैं, तो यहां क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हु कौन, हुम किसे। हिंदी से काम बन गया, लेकिन सर हिंदी से काम नहीं बना है, अब मुझे ग्रामर बताइए। तो आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि इस स्ट्रक्चर में जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा जाता है, उस स्ट्रक्चर में एक ध्यान देना है कि अगर वर्ब के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन है, वर्ब्स के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो वो सब्जेक्ट है, तो पहला जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, क्लियर है तो ठीक है, वरना ज्वाइन करना क्लास, संदीप सर से बात करना, क्लास ज्वाइन करना। आपकी इंग्लिश में कोई भी इश्यू है तो मैं हूं, पूरा क्लियर कर दूंगा। एक इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी इंग्लिश में, 100 में 100 करेंगे। ठीक है, ओके, सो हुम डू यू विश टू सी। लेकिन यहाँ पर मैं उतना ग्रामर तो अभी पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ इसीलिए आपको एक छोटा आइडिया बता रहा हूँ कि हिंदी भी आता हो तब भी काम बन जाएगा। हु डू यू विश टू सी, सर इसका हिंदी अनुवाद मुझे आता है, तो हिंदी बनाओगे तो क्या हो रहा है? किससे मिलना चाहता हो, कौन से नहीं। हु कौन है, हुम किसे है, तो इसको हुम कर देंगे। रूल बाद में सीखेंगे, पहले हिंदी से काम कर लेंगे। फिर 46, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैज एवर बीन मेड इन पार्लियामेंट। नाउ अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सॉरी, अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 4 क्वेश्चन आ गए, इसीलिए मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सीखना ही पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना इंपॉर्टेंट है सीडीएस के लिए, उतना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में डायरेक्टली पूछ लेता है अंडरलाइन करके, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहा हो कि भाई ये 41 से लेकर 46 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, देखना। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, पहला क्लॉज है। ठीक है, सेकंड क्लॉज है, दैट हैज एवर बीन मेड इन द पब्लिक, हैज एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट। नाउ यहां पर मैं हैज लिखा हुआ, तो देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या आ रहा है सर। और यहां पर मैं इट सब्जेक्ट है तो उसके लिए वॉस लिखा है, तो ये तो सही है, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच या स्पीचेस, स्पीचेस भाषणों में से एक, एकदम सही है, तो ए के पार्ट में कोई एरर नहीं है। हाँ, बी में आते हैं, दैट हैज एवर बीन मेड, ये दैट किसको पॉइंट कर रहा है? स्पीचेस को पॉइंट कर रहा है, स्पीचेस तो प्लूरल है, इसलिए यहां क्या होना चाहिए? हैव। तो एरर क्या है बी में? अच्छा, ये सर ये क्या है सर, कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है? दैट, विच, हु, हुम को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं जब वो दो क्लॉज के बीच में रिलेशन बनाता है। तो ये दैट क्या कर रहा है? दूसरे क्लॉज के साथ रिलेशन बना रहा है। किस वर्ड के साथ रिलेशन बनाता है? क्लोजेस्ट वर्ड के साथ। क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा है? स्पीचेस, स्पीचेस प्लूरल है, तो यहां पर मैं हैव होना चाहिए। ये कई लोगों को पता भी होगा। ओके, मेड इन द पार्लियामेंट, इस, ओके, क्योंकि हैज के, हैव के साथ V3 चाहिए, तो V3 यहां लिखा हुआ है। ओके, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
47th देखना, आई प्लेड विद द, मैंने कह ही दिया, आई प्लेड विद सेम बैट दैट यू यूज्ड। ओके, जब भी सेम बैट सेम बुक अगर ऐसे बोलेंगे तो आर्टिकल लिखना पड़ेगा, द लिखना पड़ेगा। सो आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू यूज्ड। तो सर एरर कहाँ बताऊं, ए में बताऊं या बी में बताऊं? द किसके लिए लिख रहा हूं? बैट के लिए, है ना? तो एरर बी में ही बताएंगे, क्योंकि ये पूरा एक फ्रेज बन जाएगा, द सेम बैट। ठीक है, तो ए में या बी में, इसमें एक प्रॉब्लम तो है। इस क्वेश्चन को हम एक्चुअली आरटीआई कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ए में क्यों एरर नहीं, तो वहां पर भी लिख सकता हूं। लेकिन बी इज प्रोबेबली द बेटर आंसर, प्रोबेबली द बेटर आंसर, क्योंकि वो एक नाउन फ्रेज बना लेगा, द सेम बैट, उसी बैट से खेलना। याद रखना, सेम वगैरह लिखेंगे तो द पहले लिखना पड़ेगा। देन डेफिनेट आर्टिकल लिखना पड़ेगा। His written statement differs in several important respects from his oral statement. सर इसमें क्या है? His written statement differs से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, और एक ही क्लॉज ही है। लेकिन प्रॉब्लम है स्पेलिंग का। डेफर्स का मतलब डिले करना या रेस्पेक्ट देना। रेस्पेक्ट देने के हिसाब से तो इसमें मीनिंग बनेगा ही नहीं, यहाँ तो डिफरेंस की बात हो रही है, तो क्या लिखना पड़ेगा? डिफर्स। ये इस पर DIFFERS, डेफर्स नहीं लिखना है, डिफर्स लिखना है, तो बी में एरर है। स्पेलिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ टी। इसमें बहुत ही इजी है। बोले सर फॉर हटा दो, क्यों? क्योंकि ऑर्डर जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑर्डर जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। डिस्कस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ना कि प्रीपोजिशन लिखा जाता है। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। आई ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ टी, वी डिस्कस्ड द मैटर, वी एंजॉयड द पार्टी। आई बात समझ में? सर ट्रांजिटिव वर्ब्स पता नहीं है तो क्लासेस ज्वाइन करो, सिखाता हूँ। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप एक बार सीख भी लो। अगर आपका एग्जाम अभी नजदीक है तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में एक बार आइडिया ले लेना, बहुत काम कर देगा। फिर 50th, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, एकदम सही सेंटेंस है। बोस्ट के साथ ऑफ लिखते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, और वन से जब सेंटेंस को शुरू करते हैं वन से ही कंटिन्यू करते हैं। वन से जब सेंटेंस को शुरू करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन से, वन से ही कंटिन्यू करते हैं। तो वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। ओके, नाउ सिनोनिम्स, ये हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। सिनोनिम्स नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ओके।